गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों लेक्चर स्टार्ट हो इससे पहले थोड़ी सी छोटी मोटी बातें हो जाएं, थोड़ा सा रिजल्ट पे हम लोग अपना बात कर लें, डिस्कशन कर लें। आप लोग को पता है कि कुछ दिनों के अंदर अभी जस्ट 13 तारीख को आपके 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है ना। आप अभी 12th में हो, आपसे जो सीनियर बैच थे, आपसे जस्ट पहले वाले यानी सेशन 2019-20 के, उनका रिजल्ट 13 तारीख को आया। अगर आपने मेरी स्टेटस देखी होगी या मेरे फेसबुक पोस्ट्स को देखा होगा या फिर न्यूटन क्लास के बाकी सब चीज़ों को देखा होगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा कि हमारा इस बार का रिजल्ट जो है हर साल की तरह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो टीचर्स के साथ साथ प्रेजेंटली यानी आप जैसे बच्चों को प्रेजेंटली पढ़ रहे स्टूडेंट्स का भी मोटिवेशन काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक छोटा सा नज़र हम लोग अपने रिजल्ट पे डाल लें, इससे क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक आप फील करेंगे, थोड़ा मोर मोटिवेटेड फील करेंगे, है ना। क्या है कि बेतिया में सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगर किसी बच्चे का आया है तो ओवरऑल 98.8% आया। ठीक है, ये एक बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना। और अगर स्कूल बोला जाए तो ये सन जेवियर्स की है। ठीक, जहां तक बात है कि सर इसका न्यूटन से क्या कनेक्शन है, इसका नाम है वर्तिका। समझिएगा मेरे कहने को, है ना। इन्होंने न्यूटन में केमिस्ट्री की क्लासेस करी है। ठीक है, हमारे पास अमित सर के पास इन्होंने केमिस्ट्री की क्लासेस करी है और इनको 100 आउट ऑफ 100 आया है। ठीक है, 100 में 100 आया है केमिस्ट्री के अंदर। बाकी बायोलॉजी में भी इसको 99 आया है, फिजिक्स में भी इसको 99 आया है। काफ़ी अच्छा स्कोर है इसका, 98.8%। समझ रहे हो, काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो काफ़ी बढ़िया मार्क्स इसको आया है। लेकिन अब बात आती है सर कि क्या 100 में 100 लाना पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। आप देखो, आपके सामने रिजल्ट है 100 में 100। आपके 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो 100% मार्क्स लाए हैं, है ना। आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनल पे। तो एकदम पॉसिबल है 100 में 100 लाना। और अगर केमिस्ट्री में पॉसिबल है तो मैथ्स में तो खैर गारंटेड पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको बस ईमानदारी से 2 साल पढ़ाई करना होता है। सिंस आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा है, आपके पास 1 साल का टाइम है, तो अगर आप ईमानदारी से अभी के बचे हुए समय में अभी भी जो तुम्हारा समय बचा है, अगर इस टाइम में आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। बशर्ते आपको अपने प्रति काफ़ी ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा टैग लाइन है, मेरे व्हाट्सअप का लाइन है, मेरा हर जगह आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और इससे ज़्यादा सच में कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं है, सही बता रहा हूँ। अगर आप ईमानदार हैं ना तो आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको ये वीडियो जो लग रहा है ये भी आपको क्लासरूम की तरह लगेगा। अगर आप ऑनेस्टी के साथ टेस्ट देते हैं तो वो भी चीज़ आपको एकदम सही लगेगी। अगर आप ऑनेस्टी के साथ डाउट पूछते हैं तो वो भी आपको आगे बढ़ाएगा। आप ऑनेस्टी के साथ अपने समय को बचाते हैं, ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा। आप ईमानदार रहो, आपको बहुत ज़्यादा गेन करने को मिलेगा। अपने प्रति ईमानदार रहिए, है ना, कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या ये करना उचित है, इसको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ करना सही है, उचित है, तो आप चले जाओ, उसको करो। कोई डर नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, बट वो सही होना चाहिए, है ना। दूसरी जो ये अपने यहाँ बस एक केमिस्ट्री की मार्क्स थी तो हम लोगों ने इसको हाईलाइट किया कि केमिस्ट्री इसकी अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल इस बार एक चीज़ काफ़ी अच्छा हुआ है कि ओवरऑल कहने का मतलब हो गया तीनों सब्जेक्ट में हम लोगों ने बेतिया से 2nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है। 1st डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है, मतलब मैथ सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, बायोलॉजी में तो खैर ये है और भी लोग बायोलॉजी में हैं, लेकिन अगर मैं 2nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात करूँ तो 2nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे बेतिया से यही लड़की गई है और इसको आया है 95.4%। इसके बारे में तुम लोग जानते भी होंगे, मैंने बहुत बार क्लास में भी इसका नाम लिया है, सिमरन। मैथ्स में इसको 95 आया है, ठीक है, फिजिक्स में 95 आया है, केमिस्ट्री में 93 आया है ना। ऐसे करके ढेर सारे मार्क्स इन्होंने भी बटोरे हैं। उसके बाद थर्ड देखो, ऐसा है कि इस बार सन जेवियर्स के टॉपर हमारे पास से
एजी मिशन के टॉपर तो हमारे पास से नहीं है, लेकिन विद्या मंदिर के टॉपर हमारे पास से। विद्या मंदिर की टॉपर एक लड़की, आप लोग जानते भी होंगे उसको, संतरेसा में उसने 10th करा और फिर विद्या मंदिर चली गई, ऐश्वर्या। 94% मार्क्स उसको आए हैं मैथ्स में, 95 मार्क्स आए हैं उसको। इसके बाद 93% रीचा गोयल 94, नहीं सॉरी ऐश्वर्या का 93 है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ऐश्वर्या का 93 है। संत माइकल की एक लड़की है रीचा गोयल, जिन्होंने बायोलॉजी से टॉप करा है 94% मार्क्स के साथ, संत माइकल की टॉपर है। तो मैक्सिमम स्कूल्स की टॉपर हमारे पास है। जहाँ तक मैथ सब्जेक्ट की बात की जाए, मैथ्स में 5 बच्चों को 95 मार्क्स आए हैं और उसके बाद 93, 80, 91 इस तरह से करके और भी ढेर सारे मार्क्स आए हैं। तो चलो आप समझ गए कि भाई काफ़ी अच्छा रिजल्ट गया है, बहुत अच्छा न्यूटन क्लास का रिजल्ट गया है और आगे आपकी बैच है, आपके बैच से भी हमें इससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की क्या है, आशंका है। आप इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दोगे, बशर्ते आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा, ऑनेस्टी के साथ पढ़ना होगा और थोड़ा सा ज़्यादा इफर्ट लगाना होगा, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन का तो क्वेश्चन हमने कर लिया था, आप लोगों ने होमवर्क भी किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के बारे में। ठीक है, तो आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। जहां तक बात है अलजेब्रिक फंक्शन की, तो अलजेब्रिक फंक्शन में किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग कैसे प्रूफ करना है और डिक्रीजिंग कैसे प्रूफ करना है ये आप समझ चुके हैं और आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बना चुके हैं। तो जो मैंने फंडा आपको बताया, जो मैंने रूल आपको बताया कि कोई भी फंक्शन हो अगर उसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, इस चीज को सॉल्व करने से जो इंटरवल मिलेगा उस इंटरवल में वो कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी लगाना है, लेकिन यहां पे अंतर ये चला आता है कि अलजेब्रिक फंक्शन में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते थे वो प्रोसेस वेल डिफाइंड था और उसको हम कहते थे वेबी कर्व मेथड। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम जो चीज यूज करने जा रहे हैं वो वेवी कर्व मेथड तो नहीं होगा, लेकिन आपके 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होगा। तो जिसकी भी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है वो काफी अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे और आगे हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखो आज का जो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारे पास आता है वो है सेपरेट क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। आपको 0 से 90 डिग्री को सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब इसको तोड़ना है। ठीक है, अच्छा कैसे सर, कैसे? इनटू सब इंटरवल्स। तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे? इनटू छोटे छोटे इंटरवल्स में। इसको कहा जाता है सब इंटरवल्स। इनटू सब इंटरवल्स इन विच, जिसमें, इन विच जो हमारा f of x है उस f of x की वैल्यू दे रखी है, इन विच f of x इज sin 3x इज इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग, एंड उसके साथ एक और बात दे रखा है और डिक्रीजिंग। बच्चों आपको जान के बड़ा ही हर्ष फील होगा, खुशी होगी, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक, चलो पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सीधे कॉन्सेप्ट को लेके बोल रहा है कि fx इज इक्वल टू साइन 3x एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है कि किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग हो और ये भी हो सकता है कि किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग हो। ठीक, लेकिन आपको पूरे इंटरवल की बात नहीं बतानी है, आपको सिर्फ ये बताना है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में यह फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। बस यही चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो जरा आ जाओ हम लोग इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से देखना मेरे प्यारे बालकों, बहुत ही ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बताओ हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, sin 3x। फिर हम क्या लिखेंगे कि फॉर इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन मेरे बच्चों
इंक्रीजिंग है तो उस चीज की डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स किस चीज से बड़ी होनी चाहिए, बता सकते हो मेरे को? सर जी वो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब हम बात करते हैं आगे। अगर हमने एफ डैश एक्स निकाला तो क्या मिलेगा? साइन 3x की डिफरेंशिएशन 3 cos 3x। इसमें तो सबको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें देना है कि एफ डैश एक्स जो है मेरा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 cos 3x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हमारा जो cos 3x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? अब आप मेरे को बताओ, बड़े आसानी से बताओ कि मेरा cos 3x 0 से बड़ा है ना? देखना ध्यान से, अगर मेरा cos 3x 0 से बड़ा है तो गारंटेड जो एंगल है 3x ये 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। एक तो ये कंडीशन आता है। दूसरा कंडीशन आता है कि मेरा जो 3x है ये 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होगा। यही दो केसेस होंगे ना, क्योंकि cos थीटा, इस पूरे को थीटा मान लो, cos थीटा 0 से बड़ा तभी होता है जब जो उसका एंगल है वो एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जो कि 0 से 90 होता है, और नहीं तो किससे, कौन से क्वाड्रेंट में हो, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो। यही दो केसेस होते हैं जिसमें कि मेरा cos थीटा 0 से बड़ा होता है। ठीक, तो हम एक एक केस को सुलझाना स्टार्ट करते हैं। केस 1 ले लेते हैं कि अगर मेरा 3x 0 से लेके 90 के बीच है ना, तो इस कंडीशन में मेरी x की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखोगे कि उसके लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ x और यहाँ पाई बाई 6। यानी अगर हमने अपने एंगल को 0 से पाई बाई 6 रखा तो उस कंडीशन में मेरा cos 3x पॉजिटिव आएगा और ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहला आंसर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6। किस चीज के लिए? इंक्रीजिंग के लिए। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया। केस 2 लेके देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2, तो भाई साहब जब केस 2 लेंगे तो हमें मिलेगा कि हमारा जो 3x है वो 3 पाई बाई 2 से लेके ये 2 पाई बाई 3 है ना। तो हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 से बड़ा और 2 पाई बाई 9 आ जाएगा। अब इसको देख के काफी अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या समझ में आ जाता है सर जी? सॉरी 2 पाई बाई 3 ही ना होगा यहाँ पे, 2 पाई बाई 3। ये देख के बड़े अच्छे से बात समझ में आती है कि ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया। अब तुम खुद सोचो कि हमें 0 से 90 तक को ही डिवाइड करना था, तो क्या हम इस केस को लें? कोई मतलब नहीं बनता है। हमें इस केस को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम सीधे सीधे इसको क्या कर दे रहे हैं? कट कर देंगे। इसका बात नहीं होगा। तो अगर कोई फंक्शन है fx इक्वल टू साइन 3x तो वो इंक्रीजिंग कब होगा? 0 से लेके पाई बाई 6 में। जो दूसरा केस आया था हमने उसको कट कर दिया। अब डिक्रीजिंग के लिए, तो मेरे भाई अगर 0 से पाई बाई 6 इंक्रीजिंग है तो बाकी पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक जो एंगल बच गया वो तो डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया, तो बचा हुआ एंगल यानी पाई बाई 6 से पाई बाई 2 कैसा हो गया मेरे बच्चों? डिक्रीजिंग यानी डी हो गया। तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए आपको कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है कि सर डिफरेंशिएट करो, सॉरी, कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 से बड़ा करो। जैसे ही डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसको 0 से बड़ा करेंगे तो हमारी f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? समथिंग से बड़ी आएगी। सिंस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक लगाना है, ना कि वेवी कर्व मेथड लगाना है। समझ गया ना बात को? चलो मैं एक चीज पे फिर से फोकस देना चाहता हूं। मैंने यहां के बाद जो स्टेप्स किया उसको समझो। cos 3x 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो cos के अंदर जो एंगल गया है यानी ये वाला एंगल, ये एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये तो आप पढ़े हो ना, 10th क्लास में भी आपको बताया जाता है कि cos थीटा तभी पॉजिटिव हो सकता है जब उसका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ में हो। तो इसी लॉजिक को हमने यूज किया और यूज करके दोनों ही केसेस में x निकाला। तो पता चला कि पहले केस में x
इसके अंदर था तो मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरे केस का x इससे बाहर है तो हमको इसको कंसीडर नहीं करना है और दैट्स वाई हमने इसको काट दिया। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? समझ गए ना पहला क्वेश्चन? खूब बढ़िया से समझ के इसको उतार लो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप अपना 3 मिनट खुद से दीजिएगा और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? चलो उतार लो मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेके उतारना है ना, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो और खूब बढ़िया से अपना फेयर कॉपी बना के उतार लो। खूब मन से पढ़ो, है ना? एकदम आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, एकदम मन लगा के पढ़िए, है ना? कोई टेंशन मत लीजिए, है ना? सोचिए ही मत कि आपके पास कोई दिक्कतें हैं, ठीक? और जहाँ दिक्कत हो फ़ोन कर दो। क्या होता है, बहुत से बच्चे व्हाट्सअप कर देते हैं तो मैं ओके लिख देता हूँ कि ठीक है मैं बता दूंगा, उस वक्त मैं बिजी रहता हूँ, तो मोस्टली तो मैं बिजी रहता हूँ। तो होता क्या है कि फिर वो छूट जाता है। तो प्लीज़ एक बार फ़ोन कर दोगे मेरे को कि सर प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम कहीं ना कहीं से याद आ जाएगा मेरे को, तो टाइम निकाल के बता दूंगा मैं। पूछोगे तब तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो कैसे बताऊंगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function given by, find the interval in which the function given by f of x is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x, 2 plus cos x, है ना? ये भी बात ध्यान देना है कि आपका जो x है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए, ना तो 0 से कम और ना ही 2 पाई से कम, ठीक है? ज़्यादा। तो पहला में आपको बताना है कि ये कब इंक्रीजिंग होगा और दूसरे में आपको बताना है कि ये कब डिक्रीजिंग होगा। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए पहले आप खुद से 3 मिनट इस पे लगाइए और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको बनाना है। चलो पॉज करो भाई साहब, पॉज करके बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी, है ना? बहुत जरूरी है बना लेना, नहीं बनाओगे तो काम कैसे चलेगा, है ना? चलो भाई साहब, जिन लोगों ने बना लिया वो प्लीज कमेंट करेंगे कि यस सर बन गया, मजा आ गया बना के क्वेश्चन, है ना? जिन्होंने नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। फंक्शन दे दिया है, पता लगाना है कि इंक्रीजिंग कब, डिक्रीजिंग कब, और जो भी आंसर आएगा मुझे किसके बीच में रखना है, 0 से 2 पाई के बीच। आ जाओ। तो सबसे पहली बात, अगर हम इंक्रीजिंग पता लगाने जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग के बारे में पता लगाना है तो f डैश x तो करना ही पड़ेगा, चाहे इंक्रीजिंग के लिए पता लगाओ चाहे डिक्रीजिंग के लिए पता लगाओ, तो करना तो पड़ेगा f डैश x। आ जाओ डिफ्रेंशिएट करो मेरे बच्चों। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 प्लस कॉस एक्स को बाहर निकाल लोगे, है ना? उसके बाद आप 4 साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 4 कॉस एक्स हो जाएगा, फिर -2x से 2 हो जाएगा। यहाँ जब डिफ्रेंशिएशन करने आएंगे तो आपको x बाहर निकालना पड़ेगा और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin x। उसके बाद आपको प्लस करके cos x बाहर निकालना होगा और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये इसको निकाल के उतने का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस नहीं, फिर माइनस का साइन और इसको निकाला गया 4 sin x -2x -x cos x, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया गया तो -sin x आ गया, और इस पूरे ही चीज को डिवाइड कर दिया गया किस चीज से मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लस cos x के होल स्क्वायर से। कहानी समझ में आ रही है? एकदम, मुझे तो लगता है कि समझ में आ रही है, चीजें एकदम क्लियर है ना। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, बड़ी काफी कॉम्प्लिकेटेड है सर, आ जाओ। तो जब हम f डैश x निकालने की बात कर रहे थे, अब देखो क्या होगा, 2 × 4 cos x, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 8 cos x, ठीक है। 2 × -2 तो मेरे हिसाब से -4, एंड अब देखो 2 × प्लस यानी +2x sin x, एंड देन 2 × +2 cos x। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट आओ, cos x × 4 cos x 4
cos स्क्वायर x, है ना। देन cos x इंटू -2, देन -2 cos x। आफ्टर इट cos x इंटू प्लस एक्स साइन एक्स, तो प्लस एक्स साइन एक्स इंटू cos x, एंड एट लास्ट cos x इंटू माइनस cos x, यानी माइनस cos स्क्वायर x। आई होप आपको वहां तक दिख रहा हो। अब इस वाली चीज को मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक। तो देखो यहाँ माइनस माइनस तो भैया प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो लिख दो डायरेक्ट +4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस हो चुका है तो अब -2x साइन एक्स एंड -x cos x साइन x, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और पूरे चीज को हमने डिवाइड कर रखा है, किस चीज से डिवाइड कर रखा है? 2 + cos x के होल स्क्वायर से, है ना। आ जाओ अब इसमें देखते हैं कुछ चीजें हैं जो कटेंगी। जैसे देखो 2x साइन एक्स और -2x साइन एक्स कटेंगे, 100% कटेंगे। देन x cos x साइन एक्स और x साइन x cos x, ये भी 100% कटेंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं और क्या कट सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ देखो एक बड़ा मजेदार सा चीज़ है, 8 cos x -2 cos x, 6 cos x, 6 cos x एंड अगेन -2 cos x। कितने cos x? 4 cos x। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे f' को लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ बताओ? 4 cos x, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, बड़ा मज़ेदार सा है, 4 cos स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों को मिलाओगे तो आंसर आएगा प्लस में 4, है ना। और पहले से यहाँ -4 पड़ा हुआ है, तो हमने इसको 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 इसको, अच्छा एक बच गया -cos स्क्वायर एक्स, इसको रख लेते हैं हम लोग। आप टोटल को डिवाइड कर देंगे 2 + cos x के होल स्क्वायर से। ये दोनों तो क्या हो गए बच्चों? कट गए, कोई चांस ही नहीं है नहीं कटने का। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया, अगर हम cos x कॉमन ले लें तो 4 - cos x डिवाइडेड बाई 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये मेरा आ गया f'(x), ठीक। तो देखो क्या था इस क्वेश्चन में, सबसे अच्छी बात जो ये है वो है इसको डिफरेंशिएट करना, है ना। आपने इसको डिफरेंशिएट अगर सही से किया है और इसको सही से अरेंज किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अब आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन बच्चों ये चला है, हमने एकदम सिंपल डिवीजन रूल लगाया, डिवीजन और प्रोडक्ट रूल का यूज करके ये डिफरेंशिएशन हम लोग लेके चले आए। अब इसके आगे कैसे क्या करना है मैं समझाता हूं, पहले एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। चलो बच्चे हो गया ना स्क्रीनशॉट, काफी बेहतर है। लास्ट वाला स्टेप मैं खाली रखूंगा, बाकी सब इरेज कर दे रहा हूं। आ जाइए, देखिए यहां क्या है, क्या बताओ? f'(x) इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? cos x 4 - cos x, एंड इसी चीज को डिवाइड कर दिया गया है 2 + cos x के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब अगर हमें फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको फंक्शन कंडीशन में आपको इस चीज को 0 से बड़ा करना पड़ेगा, तो आप क्या कर देंगे? इसको 0 से ग्रेटर प्रूफ करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे ही 0 से बड़ा करेंगे, एक चीज देखो ध्यान से रखो, समझना, 2 है उसमें cos थीटा को जोड़ रहे हो और स्क्वायर कर रहे हो, तो नीचे वाला टर्म तो 0 से बड़ा है ही, तो इसको इधर ले जाके खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा cos x 4 - cos x 0 से बड़ा, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो cos x है इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना हो सकता है? 1। तो 4 में से अगर मैक्सिमम 1 घटाओगे तो भी तो ये पॉजिटिव चीज आएगी, तो ये चीज भी अपने आप पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो इसको भी इधर हटा दो, काम खत्म। तो सिर्फ क्या चीज चेक करना है? सिर्फ cos x चेक करना है कि cos x कब पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया ना मैंने कैसे हटाया? देखो 2 + cos x का होल स्क्वायर पॉजिटिव था, तो ये तो कोई लफड़ा ही नहीं करेगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये तो लफड़ा ही नहीं करेगा, हटा दिए, ठीक। नेक्स्ट 4 - cos x भी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि cos x का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होता है, और 4 में से अगर तुम 1 घटा लेते हो तो कौन सा बड़ा तुमको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये भी पॉजिटिव है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लफड़ा यही फंसा सकता है, क्योंकि cos x है, अब x बदलेगा तो cos x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो cos x पॉजिटिव कब? तो जब x आपका बिलोंग करेगा 0 से π/2, उसके साथ साथ
3π/2 से लेके 2π। तो इस केस में ये पॉजिटिव, यानी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग। और जो बचा हुआ क्वाड्रेंट बच गया, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी π/2 से पाई यूनियन पाई से लेके 3π/2, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट और फोर्थ में इंक्रीजिंग और सेकंड और थर्ड में डिक्रीजिंग। हो गया, प्रूफ हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से उतार लीजिए। आपने पहले भी स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे अपना कॉन्सेप्ट ले चलते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो, मजा आया क्वेश्चन में? तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाना है, जितने अच्छे से बनाओगे उतना अच्छा से बनेगा, है ना? एक चीज जरा मैं फ्रेम चेक कर लूं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ओके, अभी तक तो कुछ गड़बड़ नहीं है, अभी तक चीजें काफी बेहतर चल रही है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, लेकिन हमको काफी पसंद है ये क्वेश्चन। ठीक, काफी into sub intervals such that, इस तरीके से, है ना, such that f of x is equal to sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x, है ना, is increasing और decreasing, is increasing और डिक्रीजिंग, दोनों ही केसेस में। ऐसे इंटरवल को सेपरेट करना है कि इंक्रीजिंग भी दिखे और दूसरे वाले पार्ट में डिक्रीजिंग दिखे। ठीक है, तो आ जाओ, कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आपको तो भली भांति पता है सर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे f ऑफ x। क्या है f ऑफ x? साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x। अब ये अच्छा क्यों है? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन काफी मजेदार है। देखो कितना मजेदार डिफरेंशिएशन आएगा। अब आ जाओ, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है ना बच्चों? अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 4, देन हम लोग साइन एक्स एंड देन हम लोग कॉस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। इनके पास बच गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बच गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां देखो, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस चीज में से माइनस को बाहर निकाल दें तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात उथल पुथल मचा रहा होगा कि सर आपने इसको ऐसे और इसको ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज ये फॉर्मूला पे सेट होगा। देखो कैसे, ये -2 ठीक है, ये हो गया साइन 2x का फॉर्मूला और ये हो गया cos 2x का फॉर्मूला, है ना। यहां से हम इस चीज को फिर अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4x का फॉर्मूला, है ना। तो हमारे पास जो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आ गया माइनस साइन 4x। देखो इसी वजह से मुझे ये क्वेश्चन पसंद है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इतना अच्छा है। अगर एफ एक्स इतना है तो इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन 4x। और मैं तो इसको याद रख लेता हूं कि भाई ये बड़ा अच्छा डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन 4x। ठीक, आइए अब जरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर लें। तो बताओ, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके डिफरेंशिएशन 0 से बड़ी होनी चाहिए ना। इसका मतलब है कि माइनस साइन जो 4x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब बताइए, अगर आप इस माइनस साइन को हटाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? साइन 4x। लेकिन अब ये 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक, अब तुम बताओ कि साइन 4x नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 4x है वो लाई करेगा कहां से कहां तक? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच, है ना। इसका मतलब हमारा जो x है वो लाई करेगा π/4 से लेके 2π/4, यानी दोनों कट गए तो x यहां 2 लगा दो, x हो जाएगा π/4 से लेके π/2 तक। यानी अगर मेरा x 45 डिग्री से ज्यादा है और 90 से कम है इसमें, तो हमारा फंक्शन
इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर 0 से π/4 तक है x तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल ये हो गया, और अगर हम d की बात करें, डिक्रीजिंग की बात करें, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4 हो गया। ठीक है ना बच्चों, काफी मजा आया होगा इस क्वेश्चन को देख के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम है, बस उसमें ये जो एंगल का लफड़ा है ये आपको दिमाग में रखना है और ये सीखना है कि कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूं, अगर उसी तरीके से आप भी अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बालकों, उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे ही। चलो, काफी बेहतर बात है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात मैं आप लोग को बता रहा हूं, अपनी 11th क्लास की बैच 18 तारीख से खुलने वाली है। ठीक, हम जो ऐसे आज सबको पता होगा, आपके छोटे भाई बहन अगर क्लास 10th में हैं तो उनको पता होगा कि क्लास 10th का आज रिजल्ट आ रहा है। तो अब क्लास 10th की रिजल्ट आ गई, अब चीज़ें पीक पे जाएंगी, अब पढ़ाई हमें चालू करना मस्ट है। पहले भी हमने 11th क्लास खोला है राइज एकेडमी के चैनल पे और चलता भी, कुछ बच्चे हैं भी, बट अब बैच ओरिएंटेड यानी पेड बैच स्टार्ट होने वाली है, पैसे वाले बैच स्टार्ट होने वाले हैं। यू हैव टू पे फॉर योर वीडियोस, और वो वीडियोस काफ़ी रेगुलर और काफ़ी बेहतरीन बनने वाले हैं। तो हमारा जो बैच है वो 18 तारीख से खुल रहा है। उस बैच का नाम है वरण्यम बैच। वरण्यम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, है ना। तो वरण्यम बैच के नाम से हम क्लास 10th से 11th में जा रहे हैं बच्चों के लिए राइज एकेडमी में एक्सक्लूसिव ऑनलाइन क्लासेस की बैच खोलने वाले हैं। ठीक, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आज आप लोगों के चैनल पे, राइज एकेडमी के चैनल पे चलाएगा, वहां जाके उस इंफॉर्मेशन को आप विजिट कर लीजिए। और आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि अपने आप को इस काबिल बना पाएं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल तक की चीज़ों को क्रैक कर सकें, तो प्लीज़ उनसे बोलिए कि कम से कम 7 दिन का, 18 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो 7 दिन का डेमो क्लासेस है, ऑनलाइन डेमो क्लासेस, उसको करें। और इसमें काफ़ी बेनिफिट है। जो भी बेनिफिट है मैं सारी चीज़ें आपको आपके जो एक नई वीडियो आएगी उस पर बता दूंगा। प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, बिकॉज आज इस परिस्थिति में आप ही लोग हो जो कि मेरे लिए सपोर्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ जरूर करें, है ना। चलिए बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन को देखें हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर जी। चौथा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। भाई साहब, हाँ पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, fx इज इक्वल टू लिखा हुआ, ये भी काफी बेहतर क्वेश्चन है। sin x प्लस cos x, काफी बेहतर। अब ये इसीलिए बेहतर और बहुत दमदार क्वेश्चन बता रहा हूं। fx sin x प्लस cos x है और आपको x की वैल्यू दे रखी है कि भाई साहब 0 से लेके हम 2π के बीच होंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में। काफी बेहतर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखो कैसे, आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है, हमको एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बाद में, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन x की डिफरेंशिएशन हो जाती है cos x, है ना, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन x। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्या करेंगे बताओ। तो सर f' cos x हो गया और माइनस साइन x आ गया। अब अगर हमें चाहिए कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए f' को 0 से बड़ा करेंगे। तो हमको मिलेगा कि cos x माइनस साइन x जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है ना बच्चों, एकदम सिंपल सी बात है। अब सर इसके साथ क्या करें, यहां तो cos x है, यहां sin x है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो एक काम करते हैं, अपने मन से √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो इससे क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूं, अभी दिखेगा आपको फायदा। देखो ऐसे किया जा सकता है क्या, मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों कॉमन निकल के फिर कट जाएंगे। लेकिन हमको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ये √2 ठीक है, ये √2 ठीक है। इस चीज को लिखा जा सकता है sin 45 डिग्री इंटू cos x, है ना, माइनस cos 45 डिग्री इंटू साइन x। ये 0 से बड़ा नहीं लिख सकते हो क्या जी सर। तो हमारे पास अल्टीमेट आ गया √2, ये फॉर्मूले पे सेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला, sin 45 माइनस x का फॉर्मूला, है ना, और ये चीज 0 से बड़ी है। अच्छा अब इस √2 को हटा दो तो हमारे पास अल्टीमेटली आ गया sin
π/4 माइनस एक्स 0 से बड़ा। तो भाई x के साथ तो माइनस है, तो हम चाहते हैं कि x प्लस में रहे, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम इसको, अब यहाँ तक की तो बात आ गई। अब क्या है कि π/4 माइनस एक्स है ना, तो ये माइनस एक्स है, हम चाहते हैं कि इसको प्लस में कर लिया जाए। तो हम करेंगे साइन x माइनस π/4 और ये हो जाएगा 0 से कम। ठीक है, ये बात आ गई। अब देखो, पिछले जितने भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए हैं, मतलब उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते थे। यहाँ तुम एक चीज देख रहे हो कि यहाँ x माइनस π/4 है, यानी कुछ घट रहा है। तो जब कुछ घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो हम दूसरे तरीके से एंगल का अप्रोच लगाते हैं, दूसरे तरीके से एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं। और वो तरीका क्या है, तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतारो, फिर हम समझाते हैं। ठीक है, ले चुके होंगे, आ जाओ। अब देखो, जैसे इसके पहले जो एंगल्स निकालने का अप्रोच था, वो अप्रोच लगाओगे तो कभी नहीं बन पाएगा, है ना। तो अब आपको क्या अप्रोच निकालना है सर? तो सर ये अप्रोच निकालना है कि मेरा जो साइन x माइनस π/4 है, ये 0 से छोटा है, तो पता लगाना है कब होगा। तो तुम सोचोगे सर ये वाली एंगल जब 0 से इतने के बीच होगी, नहीं, आपको ये देखना है कि आपका x इसी के बीच में है ना। तो एक बात बताओ, अब यहां से अप्रोच लगाना है, स्टार्ट करो। x आपका 0 से लेके 2π के बीच में, तो x माइनस π/4 किसके किसके बीच में हो जाएगा, माइनस π/4 से लेके, और 2π में से π/4 जाएगा तो हो जाएगा 7π/4, इसके बीच हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यही चीज है। अब अगर x, समझिएगा, इधर आइए, नंबर लाइन बनाते हैं। माइनस π/4 का मतलब है माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम माइनस π/4 भी लिख देते हैं, और फिर मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ, माइनस π/4 से 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और 0 से अगर तुम पाई तक आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। और पाई से लेके तुम अगर 7π/4 तक जाओ, क्योंकि 7π/4 तक जाना है हमको, तो ये हो जाएगा, इसमें आपका थर्ड भी आ जाएगा और फोर्थ भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स, ये वाली चीज नेगेटिव कब होगी। तो देखो, तो कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एंगल तो अपना मिल गया, एंगल अपना यहां है, तो कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है? साइन नेगेटिव होता है फोर्थ में और थर्ड और फोर्थ में, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक हो जाएगा x जो है आपका वो माइनस π/4 से 0, फिर यूनियन, अगर हम फिर इसको देखें तो हमारा कहां से चला जाएगा, पाई से। ये पाई है ना भाई, देखो समझना मेरी बात को ध्यान से, मेरा क्या हो गया, पाई। यानी अगर हम नेगेटिविटी की बात करें, समझना मेरी बात को, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो अगर मेरा x माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी माइनस π/4 से 0 के बीच में है, तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव होगा। दूसरा, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर मेरा x माइनस π/4 पाई से लेके 7π/4 के बीच है, तो जाके मेरा क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों तरफ π/4 जोड़ देंगे, तो पता चलेगा कि 0 से π/4 पहला, इसमें π/4 जोड़ोगे तो 5π/4 से लेके π/4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2π, है ना। तो अल्टीमेट मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन का आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? देखो, जब x में कुछ मल्टीप्लाइड होता है तो आप इसको लेके सोच सकते हो, लेकिन जब ऐड और माइनस है, सब्सट्रैक्ट में है या प्लस में है, तो आपको इसको पहले लिखना होता है, फिर ये देखना होता है कि ये वाली एंगल कहां से कहां के बीच लाई कर रही है, फिर उसको नंबर लाइन पे एज्यूम करना होता है कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट इसके अंतर्गत आ रहा है, और तब जाके x की वैल्यू निकालनी होती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का कुछ है, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिटा दे, चलो एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का करा रहा हूं, काफी बेहतर क्वेश्चन था ये, है ना। यही सब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना, ना समझ में आए तो एक बार मेरे को फिर से बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अलग तरीके से। अब आओ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी वही चीज है, हमारा जो x है वो 0 से पाई के बीच है, और जो f ऑफ x है वो लिखा हुआ है sin 3x माइनस cos
3x। समझ रहे हो? अब थोड़ा और टफ हो गया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। sin 3x का हो जाएगा cos 3x और इसका हो जाएगा प्लस sin 3x। अब आपको पता है कि इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ साथ √2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक, तो जब आप ऐसा करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, है ना? मिलेगा ना? अब देखिए, यहां √2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/√2 को मेरे प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है sin 45 डिग्री, है ना? और यहाँ पे cos 3x है, यहाँ पे लिखा जा सकता है cos 45 डिग्री और पहले से sin 3x है। तो हमारे पास फॉर्मूला सेट होके आ गया sin 3x प्लस 45 डिग्री, है ना? अब ये है मेरा f'(x), ठीक है, ये है मेरा f'(x). अच्छा बताओ, सिर्फ 3x है कि इसमें कुछ जोड़ा भी गया है? कुछ जोड़ा भी गया है ना? तो अब हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि अगर x यहां से यहां के बीच है तो ये कहां से कहां के बीच जाएगा। तो x अगर मेरा 0 से पाई है तो 3x मेरा 0 से 3 पाई हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ा गया? 45 डिग्री। यानी मेरा जो 3x प्लस π/4 है वो π/4 से शुरू होगा और 3 π/4 यानी कि 13 π/4 तक जाएगा। 4 × 12 = 13 π, ठीक है, यहां तक जाएगा। अब इसको अगर देखो तो इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट आते हैं? देखो, अगर हम π/4 से स्टार्ट करें तो π/4 से पाई तक एक क्वाड्रेंट ले लो, मतलब इसमें तुम्हारा फर्स्ट और सेकेंड आ गया। पाई से लेके 2 पाई तक आपका थर्ड और फोर्थ आ गया, और 2 पाई से लेके 13 π/4 का मतलब हो गया 3 पाई से ज्यादा नहीं, 12, हाँ 3 पाई से ज्यादा, तो 3 पाई तक लो। 2 पाई से लेके 3 पाई तक अगेन आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और 3 π/4 से लेके 13 π/4 तक जाओगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, चलो ये चीज क्लियर हो गया, नहीं? समझ लो, देखो π/4 से पाई तक जाओगे तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, पाई से लेके 2 पाई जाओगे थर्ड फोर्थ आएगा, 2 पाई से 3 पाई फर्स्ट सेकंड, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड आ गया, और यहां से फिर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब देखो क्या है, हमको इंक्रीजिंग के लिए ये चीज 0 से बड़ा चाहिए, तो अगर ये 0 से बड़ा है तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? तो ये एंगल चाहिए हमको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो तो, यानी कि हमारा जो 3x प्लस π/4 है वो π/4 से लेके अगर पाई तक है, या फिर इसके साथ साथ देखो ये वाला भी फर्स्ट और सेकंड में है, यानी अगर मेरा 3x प्लस π/4 मेरा 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच है तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको डील करते हैं और तब इसको। तो इसको कैसे डील करेंगे? π/4 सब में सब्सट्रैक्ट करो तो 0, यहां 3x और पाई में से π/4 चला जाता है तो बचता है 3 π/4, 4 पाई माइनस π/4, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करो तो 0, यानी x की वैल्यू आ गई 0 से π/4। तो x अगर 0 से π/4 होगा, पहला केस। दूसरा केस निकाल के ले आते हैं। यहां अगर हम π/4 सब्सट्रैक्ट करें तो 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा 7 π/4, 3x, ठीक है। और यहां अगर हम π/4 सब्सट्रैक्ट करते हैं 3 पाई में से, तो 12 में से 1 गया तो हो जाएगा 11 π/4। अब 3 से डिवाइड करो तो 7 π/12 x, और यहां हो जाएगा 11 π/12, यानी 7 π/12 से 11 π/12 और 0 से π/4, ये दोनों का यूनियन करोगे तो उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जो बच जा रहा है यानी ये थर्ड फोर्थ वाला और ये थर्ड वाला, तो उस कंडीशन में वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, समझ गए कॉन्सेप्ट को? तो बस यही आंसर है आपका, फटाक से इसको उतार लीजिए और फिर हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, ध्यान से देखे होगे इसको तो आपको मजा आएगा, है ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक, ये एंगल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब ये एंगल उन्हीं को क्लियर होगा, बता दे रहे हैं, जिन्होंने 11th क्लास को काफी अच्छे से रिवाइज किया है। अच्छा, जिसको भी एंगल ना क्लियर हो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, तुम फिर से हमको मैसेज करना कि सर एंगल वाला क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन यार उससे पहले 2-3 बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो थोड़ा चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक। चलो, अब इतने क्वेश्चंस को कराने के बाद आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसका हो जाना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क है आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स, है ना। टोटल एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर 40, है ना। और हमने आपको अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 20 तक करा दिया है। 21 के बाद से नहीं
20 तक नहीं करा, हाँ 21 के बाद से जो क्वेश्चंस हैं आप उसको एक बार ट्राई करो, एग्जाम्पल 40 तक पूरा ट्राई करो। कल का जो क्लास होगा एग्जाम्पल 40 तक का जो डाउट दोगे वही बताऊंगा मैं, नहीं दोगे नहीं बताऊंगा, सिंपल बात है। तो प्लीज यार मेहनत करो। तो 40 नंबर क्वेश्चन तक का जो तुम डाउट दोगे, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बता दिया कैसे सॉल्व करना है, अलजेब्रिक बता दिया, अब एक बार खुद से ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। एक्सरसाइज में मैंने तुम लोग को क्वेश्चन नंबर शायद कहां तक दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 तक या 3 तक दिया था, उसके बाद के भी पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर है। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल अप के क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कल के एक्सक्लूसिव क्लास में देखेंगे। और एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, अब आप अपना इंटरनेट का जो पैकेज है वो बढ़ा लो, बिकॉज अब आपके मैथ्स के कोई भी क्लास 1 घंटे से कम नहीं होने वाले हैं। आज मैंने 1 घंटे से कम रखा है, बट कल से आपका कोई भी क्लास 1 घंटे से कम नहीं होगा। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, डेडलाइन अपना 1 घंटा है, उससे कम नहीं होगा। तो अपने मोबाइल के डेटा को सेव करके रखो या फिर उसका ज़्यादा लार्ज पैकेज करो अगर ज़्यादा यूज़ है तो, क्योंकि अब हमारी सिलेबस पकड़ेगी, स्पीड पकड़ेगी, बिकॉज हम लोग जुलाई में हैं और अच्छे से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। काफ़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कभी कभी 2-2 वीडियोज़ आ जाए, है ना। तो आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ बढ़िया से ऑर्गेनाइज होके, ठीक है। तब तक के लिए बढ़िया है, घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए। और प्लीज़ राइज एकेडमी वाली वीडियो को और 11th के बच्चों को जो 10th पास हुए हैं उनको प्लीज़ उस वीडियो को देखने के लिए और उस वरण्यम बैच में आने के लिए प्रोत्साहित करिए और बोलिए कि वो जाए और अपना लक्ष्य जो उनकी एम है उसको हासिल करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।